बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक के गेस्ट पेपर के जो शार्ट क्वेश्चन, उन शार्ट क्वेश्चन में से कुछ शार्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है आंसर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। 26 क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे। और इस वीडियो में बेटा बाकी जो हमारे 24 क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि बेटा इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें बेटा, जो बच्चे परेशान होते हैं, जिन्होंने बेटा तैयारी नहीं की, ताकि वो परेशान स्टूडेंट बेटा आपकी वजह से जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक का हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, कहता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड रैंडम वेरिएबल। फिक्स और रैंडम वेरिएबल के दरमियान में फ़र्क करें। A fixed variable is one that is assumed to be measured with error। बेटा फिक्स वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जिसको हम विदाउट एरर मेजर कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम वेरिएबल आर अज्यूम्ड टू बी वैल्यू दैट आर ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज़। रैंडम वेरिएबल हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक लार्ज पॉपुलेशन से ड्रा करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं वो बताना है बेटा। टाइप 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 एरर इज अकरिंग व्हेन अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जब एक ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो जो एरर आता है उसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर कहते हैं, ठीक है। और उसको बेटा हम हमेशा अल्फ़ा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को। और अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो क्या है, टाइप 2 एरर इज़ अकरिंग व्हेन अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। और जब एक गलत नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो तब भी जो एरर आता है उस एरर को भी हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर कहते हैं। और उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं बेटा किससे, बीटा से डिनोट करते हैं। ओके हो गया बेटा। उसके बाद अगर हम बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है डिफाइन साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन को हमने क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। साइक्लिकल वेरिएशन आर ड्यू टू द अप्स एंड डाउन रिकरिंग आफ्टर अ पीरियड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी बेटा वक़्त के साथ साथ जो हमारे पास अप एंड डाउन, ठीक है, जो तब्दीली आती है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ, जैसे हम किसी कारोबार की एग्जांपल ले लेते हैं, बिज़नेस के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता है बिज़नेस अप भी हो सकता है, बिज़नेस के अंदर आप तरक्की भी कर सकते हो, और बिज़नेस डाउन भी हो सकता है, उसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है। उस अप एंड डाउन को हम साइक्लिकल वेरिएशन का नाम देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल ली हुई है 5 से 7 साल की जो है किसी बिज़नेस के अंदर। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ इक्वल टू 85। बेटा बुक में मीन को म्यू से लिखा होता है, यू टाइप का एक सिंबल होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू 4.5, इसको सिग्मा से लिखा होता है। देन फाइंड Q3। तो Q3 का फार्मूला है बेटा बीन प्लस 0.6745 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फार्मूले में बेटा आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। मीन की जगह 85 आ गया, प्लस 0.6745 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 4.5। नेक्स्ट बेटा 85 एज इट इज़, पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6745 को मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो ये आ गया 3.0353, और 85 में जब इसको ऐड किया तो 88.04 आपके पास आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कहता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस के दरमियान में हमने फ़र्क बताना है बेटा। तो क्या कहता है, इफ़ अस हाइपोथेसिस कम्प्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। ऐसा हाइपोथेसिस जो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई कर दे वो हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है। और ऐसा हाइपोथेसिस
जो कंप्लीटली स्पेसिफाई ना करे डिस्ट्रीब्यूशन को वो कंपोजिट हाइपोथेसिस कहलाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। उसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक से क्या मुराद है। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक which provide a basic for deciding whether or not the null hypothesis should be reject। ये बेटा एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर से क्या मुराद है। बेटा इसके आंसर में हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। यानी ये फ़र्क है, डिफरेंस है किन चीज़ों के दरमियान में, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के दरमियान में। किस वजह से ये फ़र्क आता है, स्मॉल साइज़ ऑफ सैंपल की वजह से। यानी छोटे साइज़ का सैंपल होता है, उसकी वजह से जो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के दरमियान में फ़र्क आता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस मीन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है, डिफाइन द टर्म बाइस। बेटा इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बाइस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। यानी बाइस हमारे पास डिफरेंस है, फ़र्क है, किन दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक और ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान में। तो इसका बेटा नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, ई टी माइनस थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफाइन स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या है। द स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच ईच पॉइंट रिप्रेजेंट एन ऑब्जर्व पेयर ऑफ वैल्यूज़। क्या बेटा, स्कैटर डायग्राम हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें एक्स एक्स होता है और वाई एक्सिस होता है, और हर पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑब्जर्व पेयर ऑफ वैल्यू को, यानी किसी ना किसी ऑब्जर्व वैल्यू के पेयर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम को हम दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप तल्लक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, डिफाइन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में आपने क्या लिखना है, इफ़ द सिलेक्टेड यूनिट इज़ रिप्लेस टू द पॉपुलेशन बिफोर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट यूनिट देन सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट। यानी अगर आपने एक पॉपुलेशन का एक सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है, एक यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है, और नेक्स्ट सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले आप पहले वाले यूनिट को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो, तो वो क्या है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है। और अगर आप नेक्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करने से पहले वाले सिलेक्टेड यूनिट को रिप्लेस नहीं करते तो वो क्या कहलाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाएगा बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ़ एक्स बार बेटा ऊपर एक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है उसको एक्स बार बोलते हैं, इक्वल 1 है, वाई बार इक्वल 2 है, और हम बी हमारे पास क्या है 2 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का फार्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू 2 है, उसकी जगह पुट कर दी, बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है वो भी पुट कर दी, और उसके बाद हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या थी 1, वो भी पुट कर दी। 2 ये वाला पहला ऐसे ही 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ़ एस एक्स वाई इक्वल 90 है, एस एक्स इक्वल 4 है, एस वाई इक्वल 16 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। अब बेटा इनको हम फाइंड करते हैं, बी वाई एक्स का फार्मूला क्या है, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स का स्क्वायर। अगर आपके पास बी वाई एक्स यानी बाद में एक्स आ रहा है तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर बेटा नीचे ये फार्मूला देखें बी एक्स वाई का, तो इसमें बाद में वाई आ रहा है तो इधर फार्मूले में भी जो है नीचे ऊपर तो एस एक्स वाई आएगा और नीचे वाई का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा एस एक्स वाई की वैल्यू 90 है, पुट की,
एस एक्स की वैल्यू 4 थी, ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, और अब बेटा 90 के नीचे हमने 4 का स्क्वायर लिया 16, 90 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 5.65 आ जाएगा बेटा, 5.63 आ जाएगा। उसके बाद बी जब एक्स वाई निकालेंगे तो नीचे बेटा एक्स की जगह अब एस वाई का स्क्वायर आना है, तो वाई एस वाई की वैल्यू 16 थी, 16 का स्क्वायर लेके 90 पे डिवाइड करेंगे तो 0.35 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन द टर्म सेकुलर ट्रेंड। इसका आंसर बेटा आप लिखेंगे अ सेकुलर ट्रेंड इज़ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट विच इंडिकेट द जनरल डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन इन द टाइम सीरीज़। यानी सेकुलर ट्रेंड हमारे पास क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है जो असल में टाइम सीरीज़ के अंदर जो वेरिएशन तब्दीली आती है उसकी जनरल डायरेक्शन को शो करती है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ मेंट बाय एट्रीब्यूट? अ कैरेक्टरिस्टिक विच चेंज ओनली इन क्वालिटी फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल। कहता है बेटा ये एक ऐसी खसूसियात होती है जो सिर्फ किस में चेंज होती है, क्वालिटी में, फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक। उसकी एग्जांपल है जैसे एजुकेशन का लेवल है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, डिफाइन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। The point of inflection of normal distribution is equidistant from mean. There are at x equal mean minus standard deviation and x equal mean plus standard deviation। यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो हैं बेटा, एक x इज इक्वल टू मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये नीचे लिखा हुआ है देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सेंसेस। A census is a survey conducted on the full set of observation object belonging to a given population। यानी सेंसिस एक सर्वे है, किसका सर्वे, जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन दी हुई है उसके ऑब्जेक्ट का सर्वे जो हम कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सेंसिस कह देते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 43 है, डिस्क्राइब द मीनिंग व्हेन r इज़ इक्वल टू 0। जब r इक्वल 0 होगा तो देन क्या होगा, देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल x एंड y दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ कर्व एट z इक्वल माइनस 0.84। तो बेटा z इक्वल माइनस 0.84 है, दोनों तरफ फाई ले लेंगे और बेटा फाई की वैल्यू हमें टेबल से निकालनी आती है। टेबल आप बेटा टेबल नंबर 9 में जाके फाई की वैल्यू निकालेंगे माइनस 0.8 के 4 वाले कॉलम में, तो बेटा वो आपके पास आ जाएगी 0.2803। बेटा जिसको ये नहीं निकालनी आएगी बेटा वो मुझसे पूछ सकता है, वैसे चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ इसके बारे में है, चैप्टर 10 के बारे में। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45, व्हाट इज़ कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या है, कर्व फिटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। ये एस्टिमेशन का एक प्रोसेस है फ्रॉम एन ऑब्जर्व सैंपल द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑन अ रिग्रेशन वेरिएबल। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ कॉन्टीजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल क्या है, कॉन्टीजेंसी टेबल हमारे पास क्या होता है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ n एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू r कैटेगरीज। यानी हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं पॉपुलेशन के जिनको हम सेलेक्ट करते हैं r कैटेगरीज में, जैसे A1, A2, A3, A4 सो ऑन AR। ये कौन से एट्रीब्यूट के हैं, A एट्रीब्यूट के। और C कैटेगरीज किसकी हैं, B की, B1, B2, BC, और ये B एट्रीब्यूट है। विल प्रोड्यूस अ 2-वे टेबल, और वो टेबल जो है वो कॉन्टीजेंसी टेबल कहलाता है, जो A और B मिलकर बनाते हैं। दो एट्रीब्यूट A और B से जो टेबल बनता है उसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल का नाम देते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। बड़ा सिंपल है बेटा, इसको ऐसे कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ z निगेशन n 0 and 1 then find p of z less than minus 1.96। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। p of z लेस देन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, यहाँ पे माइनस 1.96 लिखा हुआ है, कोई भी इसकी जगह लिखी हो तो इसकी जगह फार्मूला आता है फाई ऑफ वो वाला कांस्टेंट जो यहाँ पे z लेस देन के बाद लिखा हुआ है। तो फाई ऑफ ये वैल्यू टेबल से बेटा निकाल लेनी है आपने, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा 49 वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर आर नॉट एन अजम्पशन अबाउट सम पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन इज सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्राम ऑब्जर्व रैंडम सैंपल। यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ये चेक करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट अजम्पशंस आई हैं पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन की, क्या वो उन इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती हैं जो हमने ऑब्ज़र्व की थी रैंडम सैंपल से। उसके बाद बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास। डिफाइन रैंक कोरिलेशन। द कोरिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ इंडिविजुअल फॉर बोथ द वेरिएबल x एंड y इज़ कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। यानी x और y के दरमियान में जो कोरिलेशन होता है रैंक का, वो हमारे पास रैंक कोरिलेशन कहलाता है। इसके साथ ही बेटा हमारे जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक के गेस्ट पेपर्स के अंदर, वो बेटा हमने सब के सब को सॉल्व कर लिया। सब के आंसर बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो बेटा जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर उनको बेटा हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें।